Good morning students, myself Mahendra Sharma from Suraj School Rewadi, PGT Political Science. स्टूडेंट्स, अभी तक हमने पॉलिटिकल साइंस में फर्स्ट 2 चैप्टर्स को हमने रीड किया है। फर्स्ट चैप्टर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन के रिगार्डिंग था, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में हमने पढ़ा था। सेकंड चैप्टर फंडामेंटल राइट्स और ड्यूटीज़ के रिगार्डिंग था कि जिसमें हमने फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में पढ़ा था कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ कौन सी हैं, फंडामेंटल राइट्स कौन कौन सी हैं, इन चीज़ों के बारे में हमने डिस्कस किया था। थर्ड चैप्टर आता है हमारा इलेक्शन एंड रिप्रेजेंटेशन, चुनाव और प्रतिनिधि, यानी कि इस चैप्टर में हम इलेक्शंस के रिगार्डिंग पढ़ेंगे कि इलेक्शंस के क्यों ज़रूरी है, क्या मेथड्स हैं इलेक्शन के, इन चीज़ों के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं इलेक्शन एंड रिप्रेजेंटेशन। स्टूडेंट, सबसे पहले आता है कि व्हाई डू वी नीड इलेक्शंस, कि हमें इलेक्शन की ज़रूरत क्या है। देखिए, आजकल पूरे वर्ल्ड में डेमोक्रेसी है और डेमोक्रेसी बिना इलेक्शंस के पॉसिबल नहीं हो सकती, एक चीज़। दूसरा, इलेक्शंस के द्वारा हम अपने लीडर्स को चुनते हैं, तो ये कुछ उसकी ज़रूरतें हैं कि जिनके लिए हमें इलेक्शंस की ज़रूरत है। तो देखिए, हम पढ़ते हैं पॉइंट। फर्स्ट पॉइंट है द पीपल कैन चूज देयर लीडर्स हु विल मेक लॉज फॉर देम, कि इलेक्शंस के द्वारा लोग अपने लीडर्स को चुन सकते हैं जो कि उनके लिए कानून बनाते हैं। सेकंड है दे कैन चूज हु विल फॉर्म द गवर्नमेंट एंड टेक मेजर डिसीजंस, कि इलेक्शंस के द्वारा वो उन लोगों को चुनते हैं जो कि गवर्नमेंट बनाते हैं और उनके लिए मेजर डिसीजंस लेते हैं। यानी कि हम लीडर्स को चुनते हैं, अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चुनते हैं, वही लोग मिलकर सरकार बनाते हैं और वही लोग हमारे लिए डिसीजंस लेते हैं। थर्ड पॉइंट है दे कैन चूज द पार्टी हुज पॉलिसी विल गाइड द गवर्नमेंट एंड लॉ मेकिंग, कि इसके द्वारा हम उस पार्टी को भी चूज करते हैं, उस पार्टी को चुनते हैं कि जिसकी पॉलिसीज़ गवर्नमेंट को गाइड करती है और लॉ मेकिंग में हेल्प करती है। यानी कि देखिए, हर पार्टी की अलग अलग पॉलिसीज़ होती हैं और जिस भी पार्टी की सरकार बनती है वो पार्टी अपनी पॉलिसीज़ को लागू करती है। नेक्स्ट है ए रूल ऑफ द पीपल इज़ पॉसिबल विदाउट एनी इलेक्शंस, कि बिना इलेक्शंस के डेमोक्रेसी पॉसिबल है। रूल ऑफ लॉ, जो रूल ऑफ पीपल है वो पॉसिबल है, लेकिन कब? इफ़ ऑल द पीपल कैन सिट टुगेदर एवरी डे एंड टेक ऑल द डिसीजंस, वो तभी पॉसिबल है कि जब देश के सभी लोग रेगुलरली, यानी कि रोज़ एक साथ इकट्ठे होकर बैठें और डिसीजंस ले। और आपको भी मालूम है कि आज ये वर्ल्ड में पॉसिबल नहीं है कि देश के सभी लोगों को हम एक जगह बैठाकर डिसीजंस ले सकें। तो ये पॉइंट्स हैं जिनके लिए कि जिनमें हमने पढ़ा है कि व्हाई डू वी नीड इलेक्शंस, की हमें इलेक्शंस की क्यों ज़रूरत है। ओके स्टूडेंट्स, इसके बाद आता है व्हाट मेक्स एन इलेक्शन डेमोक्रेटिक, कि क्या चीज़ें हैं जो इलेक्शंस को डेमोक्रेटिक बनाती है। देखो, अभी हमने पढ़ा था कि बिना इलेक्शंस के डेमोक्रेसी पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो डेमोक्रेसी के लिए इलेक्शंस ज़रूरी है, लेकिन इलेक्शंस भी एक डेमोक्रेटिक मैनर में होने चाहिए, कि इलेक्शंस भी पूरी तरह से डेमोक्रेटिक होने चाहिए। तो कौन कौन सी चीज़ें हैं जो इलेक्शंस को डेमोक्रेटिक बनाती है। देखिए, फर्स्ट, एवरीवन शुड बी एबल टू चूज देयर रिप्रेजेंटेटिव्स, यानी कि सबसे पहले आता है कि हर व्यक्ति को अपना लीडर चुनने का, अपना रिप्रेजेंटेटिव चुनने का अधिकार है। यानी कि एक सिंपल वर्ड में कहें, राइट टू वोट, कि हर व्यक्ति को वोट का अधिकार होना चाहिए। सेकंड है पार्टीज एंड कैंडिडेट्स शुड बी फ्री टू कॉन्टेस्ट इलेक्शंस, कि पार्टीज और कैंडिडेट्स दोनों ही पूरी तरह से फ्री होने चाहिए चुनाव लड़ने के लिए। यानी कि चुनाव लड़ने के लिए उनके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं होनी चाहिए। कोई भी व्यक्ति, कोई भी पार्टी चुनाव लड़ना चाहती है, चुनाव लड़ने की उसे आज़ादी हो। थर्ड है इलेक्शंस मस्ट बी हेल्ड रेगुलरली आफ्टर ए फिक्स्ड टाइम या फिक्स्ड पीरियड, कि रेगुलर इलेक्शंस होने चाहिए। रेगुलर इलेक्शंस का मतलब कि एक फिक्स टाइम के बाद, जैसे इंडिया में 5 ईयर्स के बाद, तो एक फिक्स टाइम के बाद इलेक्शंस होने चाहिए। नेक्स्ट आता है द कैंडिडेट प्रेफर्ड बाय पीपल शुड गेट इलेक्टेड, कि उसी व्यक्ति को इलेक्ट किया जाए जिसे कि लोग प्रेफर करते हैं, यानी कि लोग जिसको ज़्यादा लोग पसंद करते हैं उसी व्यक्ति को चुना जाए। इलेक्शन शुड बी कंडक्टेड इन ए फ्री एंड फेयर मैनर, कि इलेक्शंस पूरी तरह से फ्री एंड फेयर मैनर में हो, यानी कि उसमें किसी भी गलत तरीकों का यूज़
ना किया जाए, कोई मसल पावर का यूज़ ना किया जाए, मनी पावर का यूज़ ना किया जाए, मीन्स इलेक्शंस पूरी तरह से फ्री एंड फेयर मैनर में। ये चीज़ें हैं जो इलेक्शंस को डेमोक्रेटिक बनाती हैं। नेक्स्ट टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी, कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी में क्या डिफरेंस है। देखिए, डायरेक्ट डेमोक्रेसी क्या होती है? डायरेक्ट डेमोक्रेसी होती है कि जहाँ पर लोग डायरेक्टली गवर्नमेंट को चुनते हैं, और इनडायरेक्टली में लोग इनडायरेक्टली यानी कि अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चुनते हैं और वो सरकार बनाते हैं। तो देखिए, इनमें हम डिफरेंसेस पढ़ेंगे तो क्लियर हो जाएगा कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी में क्या डिफरेंस है। देखिए, फर्स्ट पॉइंट डायरेक्ट डेमोक्रेसी में, कि डायरेक्ट डेमोक्रेसी एग्जिस्ट इन ए कंट्री वेयर पीपल मेक देयर ओन लॉज एंड अपॉइंट गवर्नमेंट पर्सनल डायरेक्टली, कि डायरेक्ट डेमोक्रेसी उन कंट्रीज में होती है कि जहाँ पर लोग खुद अपने लिए रूल्स बनाते हैं और डायरेक्टली गवर्नमेंट को अपॉइंट करते हैं, यानी कि सीधा इसमें लोगों का पार्टिसिपेशन है। इनडायरेक्ट में देखिएगा, इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी एग्जिस्ट इन ए कंट्री वेयर पीपल इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव्स, कि इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी में क्या है कि लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चुनते हैं जो कि उनके लिए रूल्स बनाते हैं एक लेजिस्लेचर के थ्रू। ठीक है, एक लेजिस्लेचर होती है, आपने पढ़ा है कि जो कानून बनाती है, तो यहाँ पर हम अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चुनते हैं, ना कि डायरेक्टली गवर्नमेंट को। डायरेक्ट में देखिएगा दूसरा पॉइंट, इट एग्जिस्ट इन स्मॉल स्टेट्स, कि डायरेक्ट डेमोक्रेसी छोटे स्टेट्स में एग्जिस्ट करती है, और अगर हम बात करें इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी की तो वो इसका अपोजिट है, लार्ज स्टेट्स में एग्जिस्ट करती है। थर्ड देखिएगा, डायरेक्ट डेमोक्रेसी एक रियल डेमोक्रेसी है, रियल डेमोक्रेसी क्योंकि लोग डायरेक्टली गवर्नमेंट को चुन रहे हैं, और इनडायरेक्ट में ये एक रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी की यहाँ पर एक रिप्रेजेंटेटिव्स को चुना जाता है। फोर्थ पॉइंट देखिएगा, इट इज़ नॉट पॉसिबल इन मॉडर्न डेमोक्रेसी, कि मॉडर्न डेमोक्रेसी में यानी कि प्रेजेंट वर्ल्ड में डायरेक्ट डेमोक्रेसी पॉसिबल नहीं है। कोई आजकल कोई भी इतना छोटा स्टेट्स नहीं रहा है। क्यों नहीं है? देखिए उसमें कि एक तो कंट्रीज़ का साइज़ काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है, दूसरा पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है, तो इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन को एक साथ बैठाना पॉसिबल नहीं है। इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी में इट एमर्ज बिकॉज इट इज़ नॉट पॉसिबल, इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी इसलिए एमर्ज करती है कि डायरेक्ट डेमोक्रेसी पॉसिबल नहीं है, कि एक ही जगह पर इतने ज़्यादा रिप्रेजेंटेटिव्स को चुनना, साइज़ भी काफ़ी ज़्यादा, मैंने अभी आपको बताया कि साइज़ भी काफ़ी ज़्यादा कंट्रीज़ का वास्ट हो चुका है, तो इसलिए। इसके बाद आता है डायरेक्ट डेमोक्रेसी में इट इलेक्ट्स रिप्रेजेंटेटिव बाय रेजिंग हैंड, कि डायरेक्ट डेमोक्रेसी में बाय रेजिंग हैंड की हाथों को उठाकर रिप्रेजेंटेटिव्स को चुना जाता है, और जबकि इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी में जो होता है वो है थ्रू सीक्रेट बैलेट। सीक्रेट बैलेट यानी कि गुप्त मतदान के द्वारा, कि जब भी हम वोट करने जाते हैं, आपने अगर देखा भी हो तो एक सीक्रेट वे में लोग वोट डालते हैं। ओके, अब डायरेक्ट डेमोक्रेसी किन स्टेट्स में होती है, किन कंट्रीज़ में है, कि ये पहले ग्रीक स्टेट्स में होती थी, ठीक है, लेकिन प्रेजेंटली अब जो है ये स्विस कैंटन्स में है। और इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी लास्ट स्टेट, यानी कि आजकल जितने भी कंट्रीज़ हैं मोस्टली कंट्रीज़ में इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है। एग्जांपल्स के लिए आप इंडिया, यूएसए, यूके, फ्रांस, कोई भी आप रख सकते हैं। तो ये दोनों में एक डिफरेंस है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।